हमारा सीबीएसई का है। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा होता था पहले, वो अभी नहीं है। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा इसमें बेसिक डिस्कस किया था अबाउट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर तुम्हें सबको पता होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होके काउंटिंग नंबर आते जाते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे, इसमें अगर मैं जीरो और इंक्लूड करूँ, थोड़ा मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा, एक जस्ट एक रिवीजन है ना। और अगर किसी को ना समझ में आई चीजें तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेना, ठीक है। सो इट इज 0 to infinite, ये होल नंबर होंगे अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दूँ। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं वो नंबर सारे, तो ये होल नंबर्स 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, और इसी में अगर हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर लें तो दीज आर इंटीजर्स, ठीक है। then after integers we have rational numbers। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इसमें जीरो नहीं होता, ठीक है। अबाउट रेशनल नंबर तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कब बोलेंगे, अगर वो या तो टर्मिनेटिंग है, या तो वो टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है ना। या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो डेसिमल नंबर, तब हम उन्हें बोलेंगे क्या, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। आफ्टर दैट इर्रेशनल नंबर आता है। इर्रेशनल नंबर तो जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आर इर्रेशनल नंबर। या फिर अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो डेसिमल नंबर को कैसे बता सकते हो कि वो इर्रेशनल होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। अब अगर इसको एक हम वेन डायग्राम से समझे, तो अगर ये नेचुरल नंबर है, लेट दिस बी द नेचुरल नंबर, इसके बाद ये इसमें हो गए होल नंबर्स, इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर, एंड इधर आ गए, ये हो गए आपके क्या, इर्रेशनल नंबर, ये है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, देन इंटीजर्स, रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर मतलब इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट इरेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकते, या फिर रेशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इनको अलग अलग सेपरेटली बनाया है, ठीक है। एंड ये सारे नंबर्स, ये सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं, दिस ऑल आर रियल नंबर्स, जो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ठीक है। सो अब से पहले 6 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना। देन 9th क्लास में हम रेशनल इरेशनल पढ़ते हैं। अब 10th में आके हमने ये सबका एकदम से मर्जर कर दिया, मतलब सबको एक साथ हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर की फॉर्म में, ठीक। देन आफ्टर दिस हमने एक नेक्स्ट टॉपिक देखा था, वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सही है ना। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, अभी मैं इसमें वही पार्ट पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वही पार्ट बता रहा हूँ जो डिलीटेड सिलेबस से हटा, मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ कुछ प्राइम नंबर्स, है ना। कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है हर एक कॉम्पोजिट नंबर। अभी कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आए, कॉम्पोजिट जो 1 खुद के में तो आएगा और उसके अलावा किसी और टेबल में भी आ सकता है, ठीक है। लाइक मैंने लिखा 12, तो 12 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू
3 इंटू 2 ठीक है ना, या फिर मैं इसको और भी क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3 लिख सकता हूँ, बट 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 ये इसका इसको हम लिख सकते हैं 12 को। 12 एक कंपोजिट नंबर था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर, है ना। 2 प्राइम है, ये वाला भी 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें ट्री डायग्राम और होता है। ट्री डायग्राम में क्या करते हैं, जैसे 12 है ना, तो 12 को हम ब्रेक करेंगे, एक इसमें प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे किसी भी दूसरे नंबर को, मतलब 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए तो मुझे 6 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 × 6 हो गया है। फिर 6 को फिर से ब्रेक करेंगे, जो ब्रेक होता है उसको ब्रेक करते रहेंगे कब तक, जब तक सारे प्राइम नंबर ना आ जाए। सो लाइक 2 2 और ये 3, ये इसके फाइनल प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। और ये प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं, जिसको नहीं पता वो सुन लो। 12 के प्राइम फैक्टर करने के लिए ये फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 × 2 × 3 ये मैंने लिख दिया। तो एक मेथड तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, वो है कि तुम कैसे पता लगाओगे कि कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं है ना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल्स। सो इसके लिए देखो, अब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। अभी जो डिनोमिनेटर होगा q हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, q इज ऑलवेज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। मतलब q के जितने भी फैक्टर होंगे, q के प्राइम फैक्टर्स करोगे तुम, और q के प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई और फैक्टर उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर प्रेजेंट है तब वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज टर्मिनेटिंग होगा, है ना। और टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया लाइक 3/50, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो मुझे क्या करना होगा, 50 के करने होंगे फैक्टर। तो 350 के मैंने करे प्राइम फैक्टर्स, तो 50 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो इट इज 25, एंड 5 से करेंगे 5 5 25, 5 1 5। तो ये क्या आ रहा है, 50 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3/2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब 2 और 5 के अलावा और कोई तो इसमें फैक्टर नहीं आ रहा, सिर्फ 2 और 5 है, ओनली 2 एंड 5 है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। यस, इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्लियर है बात सबको। अब मान लिया सपोज मैंने लिखा है एक और नंबर कोई 2/2 या 3/, इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं 3/150, ठीक है। अब तुम अगर इसके डायरेक्ट फैक्टर करने बैठ जाओ 150 के, सो इट इज 3 5 से 15, 2 से फिर वही आ जाएगा सारा, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3/3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 आ रहा है ना। तो तुम क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे, है ना। क्यों नहीं बोलोगे, कि पहले हम ये चेक करेंगे क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो पहले से कैंसिल करो। अब कैंसिल करने के बाद कोई 3 या कोई और नंबर तो नहीं बच रहा, सिर्फ 2 और 5 बच रहे हैं, तो इसलिए इसे भी बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। 1/35 ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, Sir, not terminating. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 1/5 इंटू 7। 5 तो ठीक है चलेगा, लेकिन 7 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। या फिर मैंने लिखा 1/8, ये कैसा है, इट इज टर्मिनेटिंग,
क्यों है Terminating. टर्मिनेटिंग? Set 2 का cube है because 8. 2 का क्यूब। अब ये मैं सोचना कि इसमें 5 नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग कैसे हो गया? 5 इसमें है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 होगी, आंसर इज 1। किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0, इट इज 1। ठीक है, चलो इसमें तो इतनी बात है। एक इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को चेंज करना चाहें डेसिमल में तो कैसे कर सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले को। जैसे सपोज यही था 3/50, तो 3/50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ जितने हमारे पास 2 है उतने ही 5 भी होने चाहिए नंबर में, मतलब जैसे 5 कितने हैं, 2 है, और 2 कितने हैं, 1। तो 2 की एक की कमी है, 2 की एक की कमी है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। ठीक है, सो इट बिकम्स 3 to the 6 by 2 into 2 to the power 2 into 5 की पावर 2। we can write it 6 upon 5 to the 10 हो जाता है, तो 10 की पावर 2। it can be written as 6 by 100, जिसको हम लिख सकते हैं 0.06। जितना डिनोमिनेटर में 0 है उतने डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इट इज 0.06। 3/50 को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज 0.06। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को जो कि फ्रैक्शन में है उसको हम चेंज कर सकते हैं डेसिमल में। जरूरी नहीं है हमेशा डिवाइड करके ही चेंज किया जाए, मल्टीप्लाई करके भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया था इसमें। ठीक है, तो ये तो बात है किसकी, रियल नंबर की। रियल नंबर में इतना ही कुछ है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा बस हमने क्या करा है, हमने एनसीईआरटी की है और हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है बहुत सारे। सो यही हमने करा है, थ्योरी पार्ट में इतना ही है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पॉलिनोमियल, ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात आती है तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई हो गई गुड मॉर्निंग, मैंने पढ़ ली गुड मॉर्निंग। आशीष यादव हो गई, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। सो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सम कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, है ना, हैविंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सो कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ px, p और ब्रैकेट में x। अभी x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, बिल्कुल एकदम जनरल फॉर्म होती है an x की पावर n a n minus 1। पता नहीं तुमने पहले कभी देखा है इसको इस फॉर्म में या नहीं। अगर नहीं भी देखा और देख के डर लग रहा है तो इग्नोर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नहीं भी पता होगा तब भी चलेगा। सर 9th क्लास में हाँ पढ़ा। 9th क्लास में पढ़ा होगा बिल्कुल। सो इट कैन बी रिटन एज a2 x 2 a1 x 1 a0 x की पावर 0, x और 0 नहीं होगा। तो अब इसको ना बार बार हम इतना लेंथी नहीं लिखते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम देखो क्या होगा, अगर मान लिया इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो इसमें बस एक टर्म रह जाएगी ये वाली, इतना। डिग्री 2 है तो ये भी आ जाएगा, है ना, ये सारा आ जाएगा, मतलब 3 टर्म हो जाएंगे फिर, है ना। मैक्सिमम 3 हो सकती है, मिनिमम तो 1 भी हो सकती है। तो ये डिग्री और ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इन सबको एक बार देख लेते हैं। डिग्री क्या होती है सबसे पहले, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, उसकी हाईएस्ट पावर। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल जरूरी नहीं है हमेशा एक्स ही होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं कल को पी वाई भी बोल सकता हूँ, पी टी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि टी की हाईएस्ट पावर, पी वाई बोल रहा हूँ तो वाई की हाईएस्ट पावर। तो जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। सो इट कैन बी रिटन एज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अच्छा मैंने मान लिया सपोज ये कोई पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें x तो है वेरिएबल, ये a और b क्या है, व्हाट आर a और b, a एंड b क्या है, कोएफिशिएंट्स। a एंड b आर कोएफिशिएंट्स। a कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, b कोएफिशिएंट है x का। ठीक है, c इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट
टर्म, और इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है कितनी 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, ठीक है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। नाउ अब इस बेसिस पर कि डिग्री किसकी पॉलिनोमियल की कितनी है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मैं टेबल बना देता हूँ, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री, और वो किस फॉर्म में दिखता है, कैसा दिखता है। सो इधर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इधर डिग्री आ गया, एंड देन उसकी फॉर्म कैसी होगी। तो टाइप, अगर डिग्री 0 है ना, तो पॉलिनोमियल होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कैसा दिखता है, px इक्वल्स टू a, इस फॉर्म में दिखेगा, मतलब यहाँ पे x की कोई भी पावर नहीं होगी, या फिर तुम ये कह सकते हो कि x की पावर यहाँ क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। ये कैसा दिखता है, px इक्वल्स टू ax प्लस b की फॉर्म में दिखेगा। यहाँ मतलब एक तो कांस्टेंट टर्म होगी और एक x की पावर 1 वाली टर्म होगी, ठीक है। ये टर्म क्या होती है, टर्म ये सब टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है वो सब टर्म्स है। देन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री होगी 2, दिखेगा कैसा, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अभी जो मैंने लिखा था वो क्वाड्रेटिक था। देन क्यूबिक, डिग्री इज 3, पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एंड देन लास्ट इज बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, अगर डिग्री हो कितनी 4, if degree is 4, so we can write px as ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, ठीक है। So these are types of polynomial depending on their degree. ये बेसिक बात है, 9th क्लास में पढ़ी होंगी इस तरीके से, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू। सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ एट x इक्वल्स टू सपोज 2, ठीक है। तो यानी कि मुझे निकालना होगा p2, जहां जहां x होगा वहां x की जगह 2 रख दोगे तुम, तो इट इज 3 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 1, सो इट इज 4 3 12, 12 और 4 16 और 1 17। तो ये जो p2 17 आया, ये वैल्यू है पॉलिनोमियल की एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसके बाद आपके पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, ये सब पढ़ चुके हो 9th क्लास में, ठीक है। बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 9th क्लास के बाद में से भी पूछ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बेसिक से सबको सब कुछ पता होना चाहिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, मतलब पॉलिनोमियल को जब तुम जीरो के इक्वल रखो एंड जो भी x की वैल्यू आएगी, फाइंड x, वो क्या होगा, जीरो होगा। इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। लाइक मैंने कहा कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू, मैं छोटा से ले लेता हूँ पॉलिनोमियल x माइनस 2, तो मैंने px को रखा 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू जो 2 आया है ये, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जीरो का मतलब क्या है कि x की ऐसी कोई वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा एक और बात समझ लो, अगर मान लिया मैंने कहा कि x इक्वल्स टू 2 क्या है, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x माइनस 2 क्या होगा, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये फैक्टर में और जीरो में क्या डिफरेंस है, देखो जीरो क्या करेगा, जीरो एक पर्टिकुलर x की वैल्यू है, ये क्या है, x की वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है, लेकिन x माइनस 2 क्या है, एक दूसरा पॉलिनोमियल है जो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब ये इसको डिवाइड करेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6, तो यानी कि 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा।
ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि x माइनस टू किसको डिवाइड करेगा, px को डिवाइड करेगा, ठीक है, ऑलवेज डिवाइड करेगा उसको। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यूज होती है ये। x अगर 2 x इक्वल्स टू 2 अगर 0 है पॉलिनोमियल का, तो x माइनस टू क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ इसको, इसको अगर 2 को इधर ले गया, प्लस का था माइनस हो गया। लाइक एक और देख लो, अगर मान लिया x इक्वल्स टू -3, मेरे पास कोई 0 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। x प्लस 3 विल बी द फैक्टर। -3 को हम लेफ्ट साइड में लाए तो इट इज +3, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनते हैं इनके, ग्राफ ज्यादा तो तुम्हें ध्यान नहीं रखना, बस एक दो का देख लो ग्राफ। लाइक यही बता देता हूँ पीछे टेबल के पास, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट ही होगा, इस तरीके से होगा, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक लाइन की फॉर्म में होगा ऐसे, है ना। लाइन तो ये भी है, लेकिन ये लाइन पैरेलल होगी इसके एक्स एक्सिस के, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा होगा, ठीक है। क्यूबिक में भी कर्व बन रहा होगा, इसमें भी कर्व बन रहा होगा, बाकी सब में कर्व बन रहे होंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि ग्राफ को देख के कैसे पहचानोगे कि उसके कितने जीरो है, किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो है। तो एक्स एक्सिस को अगर कोई ग्राफ जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगा, है ना, वो उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना। ग्राफ को देख के कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स अ कर्व cuts x axis zeros of that polynomial, वो क्या होंगे, जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा जीरो क्या है और कोफिशिएंट क्या है। px अगर मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो a b और c को भी कंसीडर कर लो, ये भी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का तो कोफिशिएंट है ही है। तो a b c ये क्या है, कोफिशिएंट्स, है ना। और जीरोस क्या है इसके, क्योंकि एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये भी पॉइंट मैं मिस कर गया, इसको मैं लिख देता हूँ। चलो ये लिख देता हूँ, नंबर ऑफ zeros are equal to degree of polynomial, ठीक है। तो अगर इसका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस विल बी 2 जीरोस, ठीक है, इसके जीरोस होंगे 2, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या रिलेशनशिप होती है, जो इसके दो जीरो होंगे, सपोज अल्फा और बीटा के जीरोस है, अल्फा बीटा और एबीसी में क्या रिलेशनशिप है वो हम देख रहे हैं। तो एक क्वाड्रेटिक के लिए देख लेते हैं पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। नाउ इसके जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आर 2, हमने इनको मान लिया अल्फा एंड बीटा, ये मैंने माना है बस, है ना, अल्फा एंड बीटा। तो इनका जो सम होगा ना, सम ऑफ जीरोस विल बी दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस b बाय a। ये माइनस b बाय a, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that is alpha into beta, it is c by a, it is c by a, c by a means constant term upon coefficient of x square,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है 100%, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, नाउ क्यूबिक का भी देख लेते हैं, हालांकि क्यूबिक का हमारे सिलेबस में सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी ये तुम्हारे इस कल वाले एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब क्यूबिक पोलिनोमियल है, किस फॉर्म में होगा? इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी क्यूबिक है ना, बी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस फॉर्म में होगा। सो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस आर 3। वो मैं मान लेता हूँ कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा मान लेता हूँ। ठीक है, तो इनका सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। इट इज माइनस बी बाय ए। ठीक है, जितना जो पहले था क्वालिटी के लिए वही सेम अभी भी है। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, इसका क्या मतलब है? मतलब दो दो जीरोस को एक साथ प्रोडक्ट करके उनका सम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कितना होता है? इट इज सी बाय ए। C by A. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? तीनों प्रोडक्ट जीरोस का एक साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट इज अल्फा बीटा गामा। ये होता है कितना? लास्ट हमारे पास क्या बचा है? डी। सो इट इज माइनस डी बाय ए। ठीक है, अच्छा कोई भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है और तुम्हें उसके जीरोस गिवन है ना, जीरोस गिवन है, इफ जीरोस आर गिवन, क्या है जीरोस हमारे पास? अल्फा बीटा। तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तुम ऐसे लिख सकते हो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक डिवीजन एल्गोरिथम और होती है इसमें, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है पोलिनोमियल के लिए? अगर मान लें सपोज हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल है पी एक्स, मैंने इस पोलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करा जी एक्स से। जब मैं इसे जी एक्स से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन आएगा क्यू एक्स और रिमाइंडर बचेगा आर एक्स। ठीक है, इस चीज को हम सेम वैसे ही लिख सकते हैं। अगर मान लें मेरे पास नंबर है 5, मैंने इसे डिवाइड करा 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा मेरे पास। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, है ना? इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड क्या है हमारे पास? पी एक्स इक्वल्स टू, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, तो जी एक्स इंटू क्वोशिएंट जो डिवाइड करने के बाद आया है, और जो फाइनली बचा है रिमाइंडर, इट इज आर एक्स। तो पी एक्स क्या होगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है हमेशा कि यहाँ डिग्री जो होगी ना रिमाइंडर की, देखो जैसे यहाँ क्या होता है, ये रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज लेस देन होता है डिवाइजर से। ये रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, कभी भी इक्वल या ग्रेटर नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, दैट इज आर एक्स, इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कम होगी डिवाइजर की डिग्री से।